चलो शांत हो जाओ, छोटा सा रोटेशन पढ़ेंगे पहले हम। हाँ, काफी क्वेश्चन आ रहे हैं और इसके और वैसे नहीं आ रहे जिसके लिए रोटेशन को जाना जाता है, मतलब ऐसे आ रहे हैं कि बन जाएंगे। तो दरअसल 50% मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन है, 50% बचे हुए क्वेश्चन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, फिर भी फॉर्मूले तो रिकॉल करा ही देता हूं। डिस्क का डायमीटर के अबाउट 1/4, एक्सिस के अबाउट हाफ mr²। ये डिस्क का, रिंग का तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं, mr² इस केस में और हाफ mr² इस केस में, ठीक है। प्लेनर में ट्रायंगल का इस एक्सिस के अबाउट 1/2 mb² और इस एक्सिस के अबाउट 1/6 mb²। ट्रायंगल का याद रखिएगा। किसका? फिर इसका क्या होता है? इसका 1/3 है तो इसका 1/3 mb² होता है ना। अच्छे से देख लो, मैं सब सिखा दूंगा, चिंता मत करो, यहां देखना अच्छे से, सब याद आ जाएगा। ये तो पक्का 1/3 mb² है। इसमें मेन चीज ये है कि वो डायमेंशन जो एक्सिस के पैरेलल है उसका रोल नहीं है, तो हम इसको पिचका सकते हैं, रॉड बन गई। अब ये अगर रॉड है तो अगर मैं इसको यहां से ऐसे तोड़ दूं तो ये दो ट्रायंगल से मिलके बनी है, गारंटीड इन दो ट्रायंगल में नीचे वाले का आंसर ज्यादा आएगा, क्योंकि मास इसका ज्यादा कंसंट्रेटेड है, इसका तो पास पास है, तो इसका ज्यादा आएगा, एक का ज्यादा एक का कम। तो अब देखिए, एक का 1/2 और एक का 1/6 है। हाँ, इसका 1/6 mb², इसका 1/2 mb², दोनों को जोड़ो, 2/3 बना, 1/2 और 1/6 2/3 बना, तो सही है ना, 2/3 बना तो, क्योंकि मास भी डबल है, वो इसलिए 2/3 बन गया है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप इसको तोड़ रहे हो तो m/2 लिखो, तो फिर ये 1/12 बनेगा, ये 1/4 बनेगा, समझ गए। तो ये तो तय था कि इसका ज्यादा है, इसका कम है, ठीक है। अब इनमें से किसी एक का याद रहता है, 1/6 याद रहता है, उससे हम दूसरे का अंदाज लगा लेते हैं कि 1/2 है, ठीक है। तो इन दो में से एटलीस्ट एक का याद रखना है। वेरीफाई ऐसे हो जाएगा, और जब भी ये करें मास आधा हो जाता है, ये बात मत भूल जाना। तभी तो हम डिस्क का सीधे आंसर जब हम इसके अबाउट निकालते हैं तो सीधे इसका आंसर 1/4 mr² लिखते हैं, वही जो पूरी डिस्क का आंसर है। पूरी डिस्क का 1/4 है तो आधी डिस्क का भी 1/4 है। अब आप कहेंगे कि आधी डिस्क का आंसर तो आधा होगा, तो ठीक है, इस m की वैल्यू अपने आप m/2 होगी। हम ये मास इसका थोड़ी ना लिख रहे हैं, ये मास तो हम इसका लिख रहे हैं। आया समझ में? ठीक है, तो अभी हम सीधे प्लेन की बात कर रहे हैं, तो प्लेन में इसका, और अगर इस एक्सिस के अबाउट पूछा होता तो अब ये दोनों पे, क्योंकि अब हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो 1/12 mb² प्लस ट्रायंगल में अगर निकालना होता, जैसे ट्रायंगल में हमसे पूछा इस एक्सिस के अबाउट, तो क्या करेंगे, एक एक्सिस ये बन जाएगी, एक एक्सिस ये बन जाएगी। ध्यान दीजिए, तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट से पास होनी चाहिए, तो आप दूसरी एक्सिस यहां नहीं ले सकते। तो एक एक्सिस ये है, इस एक्सिस के अबाउट h का रोल, इस एक्सिस के अबाउट h का रोल आएगा। हमेशा किसका रोल आ रहा है? जो एक्सिस से परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट इसका रोल आएगा कितना, 1/6 mh², और इसके अबाउट इस एक्सिस का mb², 1/2, सॉरी, और दोनों का सम इसके अबाउट है।
तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि जो एक्सिस के पैरेलल डायमेंशन है उसका आंसर नहीं आएगा, जो रोल आना है परपेंडिकुलर डायमेंशन का आना है। तो एक्सिस के परपेंडिकुलर आप जो जा रहे हो उसी का रोल आएगा, ठीक है। तो इसी से हम ये याद कर सकते हैं ये वाले रिजल्ट। बॉडी इज ओनली और z इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये ध्यान दीजिएगा कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू है, उनमें भी हमारी मर्जी नहीं चलती z कौन सा है, x और y उसी प्लेन में होना चाहिए, z उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, x ये है, y ये है, z ये, ठीक। और बात ये मैं चाहूंगा कि आप सीधे इसको लॉजिकली समझें कि ये पॉइंट का डिस्टेंस यहां से y होगा, इससे ये डिस्टेंस y है, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट है। तो जब आप x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो सिग्मा एम आई वाई आई स्क्वायर आएगा, y एक्सिस के अबाउट सिग्मा एम आई एक्स आई स्क्वायर आएगा, और इसके अबाउट सिग्मा एम आई एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर आएगा। हैंस प्रूव्ड हो गया। अब इसमें हमने ये यूज किया कि z है ही नहीं, अगर z होता तो इससे जब डिस्टेंस निकालते तो y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसमें भी आता, उससे निकालते तो उसमें भी x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आता, और अब जोड़ने पे थोड़ी ना इसका आंसर बनता, क्योंकि 2 z आ जाते उधर। आ गया समझ में कि ये प्लेन बॉडीज के लिए क्यों ट्रू है, ठीक है। चलो, और किन दो का तीसरे के बराबर है, ये भी यूनिक है। आप इन दो को एक्सचेंज कर सकते हो, इनको इसके साथ नहीं बदल सकते, ठीक। तो इसकी यूटिलिटी इन्हीं क्वेश्चंस में ज्यादा दिखेगी, जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में इसके अबाउट हम इसको घुमा रहे हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा हुआ, ठीक है। तो हमें इसके अबाउट तो नहीं पता, हमें तो इसके अबाउट पता है, तो हम क्या करें, इसको निकालने के लिए 2 एक्सिस ढूंढ लें, एक इसके अबाउट निकाल लें, एक इसके अबाउट निकाल लें, और दोनों को ऐड कर दें। अब हमने जो आंसर याद कर रखा है वो ये वाला आंसर याद कर रखा है, इसका मतलब वो निकालने के लिए हमें इनको तोड़ना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात है, इसको 2 में तोड़ दूं तो इसका आंसर जो होगा वही इसका होगा। तो अगर इसका मास m/2 तो इसका भी m/2, और ये डिस्टेंस l/2, l रूट 3/2। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सिर्फ इसका रोल होगा, यह है समझ में। सोचिए, ऐसे घूम रहा है, तो फॉर्मूला 1/2 या 1/6? 1/2 आएगा। सोचो, अगर ऐसा होता तो 1/2 आता, यहां भारी मास पास में, तो 1/6, तो इसका आंसर आएगा 1/6 m/2 l/2 स्क्वायर ट्वाइस। ट्वाइस समझ गए, दोनों तरफ का। इसके लिए जब हम बात करते तो ये वाला ट्रायंगल बनता, तो अब आप इमेजिन करिए कि इसके लिए ये यूज होना है, तो 1/2 या 1/6? 1/2, 1/2, और हाइट h ये यूज होगी, तो ट्वाइस ऑफ 1/2 m/2 l रूट 3/2 होल स्क्वायर। आ गया समझ में? और अब हम इन दोनों को जोड़ दें तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन का इनडायरेक्ट यूज यहां हो सकता था कि हमें रेगुलर हेक्सागन दे दिया जाए और इसका आंसर पूछा होता, बताओ कितना आएगा। तो हम क्या करते, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकालते, उसका 6 गुना कर देते, और उसका मास भी m/6 लेते, 6 गुना भी करते, तो वो 6 कट जाते। तो जो फॉर्मूला इसका बनेगा वही इसका बनेगा। इसका कितना बना वैसे, 2 से 1/2 3/8, सही है ना। यहां से 3/8, यहां से 2 24, 3/8, यहां से 1/24 10/24 5/12।
तो इसका आंसर 5/12 ml² आया। तो मैं ये कह रहा हूं इसका आंसर भी 5/12 ml² ही है। आ गया समझ में? क्योंकि 6 में तोड़ते m/6 लिखते फिर 6 मल्टीप्लाई करते। तो शायद इस क्वेश्चन से अप्रोच समझ में आई होगी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से यूज क्या आने वाला है उसका। ठीक है, चलो सेकंड डिस्कशन। तो इसमें वैसे जनरली सिर्फ 2 ही केसेस में जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं थोड़ा सा और क्वेश्चन ले लेता हूं। ये लेंथ 2r, ये लेंथ 3r, डेंसिटी σ1 σ2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा होता इस एक्सिस के अबाउट। तो वंस अगेन इस एक्सिस के अबाउट हम इसका आंसर डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हम इसका आंसर अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे। इसका आंसर कैसे आएगा? तो इसका अलग, इसका अलग। इसके अबाउट कितना बनेगा? तो इसका मास m1 ले लूं, इसका मास m2, 1/3 m1 2r का होल स्क्वायर। इसके अबाउट कोई दिक्कत तो नहीं, लेकिन अब मुझे इसका आंसर इसके अबाउट चाहिए। तो अब हम इन दो का निकालते, इसके अबाउट फिर जोड़ते, वो तो और गंदा होता। लेकिन हम, अच्छी बात है कि इसी एक्सिस के पैरेलल हम इसके अबाउट आंसर जानते हैं। सोचो, और इसके अबाउट इसका आंसर वही है जो कंप्लीट डिस्क का आंसर है। इसका इसके अबाउट आंसर हमें सीधे पता है कितना, 1/2 m2r²। हमें पूछा गया है इस एक्सिस के अबाउट 3r r, समझ गए? लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने से पहले मेक श्योर कि वन ऑफ देम पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास। ना तो ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ना ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, आप नहीं लगा सकते। आप पहले इससे इसका निकालेंगे, तो इससे इसका निकालेंगे तो घटाना पड़ेगा। तो हाफ m2r² माइनस m2 4r/3π होल स्क्वायर प्लस, अब आप ये डिस्टेंस लिखोगे। ये हालांकि हत्यारा सा बनेगा क्योंकि ये कोऑर्डिनेट r है, ये 4r/3π है, तो प्लस m2r² प्लस 3r प्लस 4r/3π होल स्क्वायर। आया समझ में? तो एक आंसर ये है, एक आंसर इन दोनों का समेशन है, ये टोटल आंसर है। मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में सिर्फ एक ही चीज याद रखनी थी, 2D बॉडी के लिए लगनी है और x और y बॉडी के प्लेन में, और तीनों एक्सिस एक ही पॉइंट से पास होनी चाहिए। लेकिन जब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे हैं तो आपको यह बात ध्यान रखनी है, वन ऑफ देम मस्ट बी सेंटर ऑफ मास, तब जाके ये लगेगा। ठीक है? हाँ, पहले इससे सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो कम आएगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मिनिमम होता है, तो इससे सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो घटाना पड़ेगा ना, फिर सेंटर ऑफ मास से कुछ और निकालोगे तो जोड़ोगे। ठीक है, चलो मैं उसको डिस्कस कर देता हूं। तो दूसरा आया हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसमें सिर्फ एक ही कंस्ट्रेंट है कि दोनों एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए और वन ऑफ द एक्सिस मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ मास, और I अबाउट अनदर एक्सिस इज इक्वल टू ICG प्लस MH²। और ये 3D और 2D सबके लिए ट्रू है, ये इसकी तरह 2D के लिए नहीं, ये सबके लिए ट्रू है। इससे एक और बात समझ में आ रही है कि अगर कोई भी बॉडी होती, जैसे ये होता, ये सेंटर ऑफ मास है, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, तो ऐसी कितनी एक्सिस हैं जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I ही होगा? इनफाइनाइट। क्या लोकस होगा उनका? क्लियर? ये पूरे सर्कल पे जितने लाई कर रहे हैं उन सभी के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होगा। ठीक है?
मतलब सेंटर ऑफ मास से इक्विडिस्टेंट पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। क्लियर? पक्का? तो मेरा क्वेश्चन अब दूसरा है, ये सेंटर ऑफ मास है, अगर एक पॉइंट ए होता, एक पॉइंट बी होता, एक पॉइंट सी होता, तीनों का डिस्टेंस इससे बराबर, और मैं यहां से फिजिकल पेंडुलम बना रहा हूं। एक बार मैंने ए पे हिंज किया, लटका दिया, ऑक्सीलेट कर रहा है, एक बार बी पे हिंज किया, एक बार सी पे हिंज किया, क्या तीनों का टाइम पीरियड एक सा आएगा? बताओ, फॉर्मूला क्या होता है वैसे फिजिकल पेंडुलम का? ये होता है एल क्या है? हिंज का सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। आई क्या है? हिंज के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और शायद आप समझ पा रहे होंगे कि टी ए इज इक्वल टू टी बी इक्वल टू टी सी। यह है समझ में मैं क्या कह रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास से सेम डिस्टेंस पे हिंज करके लटकाओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम आएगा, और mgl में जो टॉर्क आएगा mg का वो भी सेम आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो यहां दो थ्योरेटिकल टाइप के मैंने क्वेश्चन यहां लिए। बस आपको क्या समझना है, सेंटर ऑफ मास से जो जितना दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका उतना ज्यादा होगा। इसका मतलब क्वेश्चन में अगर ये पूछ लिया जाए, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, मैंने ऐसे ढेर सारे पॉइंट लिए, किस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढो। सेंटर ऑफ मास से सबसे दूर कौन सा है? तो सेंटर ऑफ मास से सबसे पास तो ये है, सबसे दूर वैसे ये होता, फिलहाल दूर ये है। सोचो, सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मैक्सिमम होगा, घटता जाएगा, मिनिमम होगा, तो मिनिमम डिस्टेंस इसका है और इस लोकस में मैक्सिमम इसका है। क्लियर? तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर आएगा, मैक्सिमम इसके अबाउट आएगा अगर हम हिंज इन जगह कर रहे हैं। अदरवाइज एब्सोल्यूट मिनिमा तो इधर आएगा, यहां हिंज कर पाओ तो। ठीक, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट मिनिमम है, दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, तो सेंटर ऑफ मास में जुड़ेगा तब किसी का आएगा, और सेंटर ऑफ मास का निकालना है तो ये टर्म घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन, इनके दोनों एक्सिस के मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। सॉरी, ये तीनों डिस्क हैं, रेडियस आर, मास m की, I1 और I2। ये करना है आपको।
क्वेश्चन समझ में आ गए? पहले में 3 डिस्क हैं, इस एक्सिस के अबाउट 2 आंसर निकालने हैं, एक इसके अबाउट और एक इसके अबाउट, और ये समझ में आ गया होगा सेंटर है, सेंट्रॉइड है। सेकंड में ए रेडियस, बी रेडियस, यूनिफॉर्म डेंसिटी मुझे देनी चाहिए, डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। यूनिफॉर्म डेंसिटी की ये डिस्क है, बीच में एक कैविटी है, डिस्क है, 2D फिगर है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपकी मर्जी, आप इसको इंटीग्रेट करके निकालते हैं या नेगेटिव मास यूज करते हैं। इसमें इंटीग्रेट तो होगा नहीं, नेगेटिव मास ही लगेगा। सॉलिड स्फीयर, कैविटी, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। अगले में ये हॉलो है लेकिन थिन नहीं है, ये स्मॉल ए है, ये ए है, ये ए है। आपको रेडियस ऑफ जायरेशन बतानी है इसकी, ठीक है। और इसमें डेंसिटी वेरिएबल है, ये ट्रायंगल है, डेंसिटी इसकी वेरिएबल है, ठीक है। चलो देखो सॉल्यूशंस देख लो, कॉन्सेप्ट याद आ जाएंगे। सॉल्यूशन देखोगे, पहले क्वेश्चन में क्या है? डिस्क है, स्फीयर है, डिस्क है। हाँ तो डिस्क है, इसके अबाउट निकालें तो हम इनका इसके अबाउट निकाल के और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दें तो दोनों का आंसर सेम आएगा। तो ट्वाइस ऑफ खुद के अबाउट 1/4 mr² प्लस mr², कोई दिक्कत तो नहीं। डिस्क का इसके अबाउट 1/4 mr² और जोड़ा, डबल कर दिया। इसका निकालते तो इसके अबाउट 1/4 mr² प्लस ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल सोचना पड़ेगा, r प्लस √3 इंटू, समझ गया ना? तो ये हाइट आएगी प्लस m r प्लस r√3, r√3 समझ में आया? क्योंकि ये √3/2l और l कितना है? 2r। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसके और इसके बीच में, ये आंसर है पहले का। अब हमें निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, बीच वाली एक्सिस के अबाउट। ये पिछले का आंसर था। हाँ बोलो। इसका डिस्टेंस यहां से निकालना है, क्या आएगा? इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की परपेंडिकुलर हाइट प्लस दिस r, ये लेंथ 2r है, ये 30 डिग्री है, तो ये 2r का √3/2 होगा। चलो सेकंड पार्ट में सिमेट्री है, किसी एक का आंसर निकालना है, सभी का आ जाएगा। तो इसका इसके अबाउट, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का यहां से ये डिस्टेंस चाहिए हमें, और ये डिस्टेंस आएगा इस हाइट का 2/3। ये समझ में आया? ये हाइट r√3 थी, तो ये डिस्टेंस r√3 का 2/3 है, सेंट्रॉइड का वर्टेक्स से डिस्टेंस। या नहीं आया समझ में तो यहां से परपेंडिकुलर ले लो, ये r है, ये 30 डिग्री, तो 2r/√3 ये लेंथ है। तो एक किसी का आंसर 1/2 mr² प्लस m इंटू 2r/√3 का होल स्क्वायर का थ्राइस, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये कितना बना? 4/3 प्लस 1/2 mr², 11/2 mr²। तो रेडियस ऑफ जायरेशन कितनी हो गई अगर पूछा होता तो? किससे कंपेयर करते? ध्यान रखिएगा, अगर रेडियस ऑफ जायरेशन पूछी है तो टोटल मास k² से कंपेयर करेंगे। तो ऐसे मत सोचना कि mr² से किया तो 11/2 का √r आ गया, एक 3 और आएगा, ठीक है। तो पूछा नहीं, लेकिन पूछा होता तो 11/6r ये आ जाता। चलो क्वेश्चन 2 करने के लिए आप चाहें तो इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। यहां से x पे आप निकालते तो ये स्ट्रिप बनती, और ये आधी रिंग का आंसर mr² है, और dm है सिग्मा इंटू एक्सिस, ये ओके। तो एक हाफ आ जाएगा, एक्सिस ये है तो हाफ ऑफ dm x², x इसकी रेडियस है dm की, और dm की वैल्यू सिग्मा इंटू पाई एक्स डी एक्स इंटू x² 0 से r।
तो सिग्मा 3 मतलब 4/8 r टू दी पावर 4, शायद बी से ये था, है ना, b टू दी पावर 4 पाई। ओके, आ गया। या तो आप ऐसे करते, नेगेटिव मास से करते तो आपको एक प्लस मास और एक माइनस मास ये लेना पड़ता, इसका मास m2, इसका मास m1 नेगेटिव में। इस m2 का आंसर आता m2b² का 1/4, 1/4 m1a²। बस m2 की वैल्यू सिग्मा इंटू पाई b²/2, सिग्मा इंटू पाई a²/2। आ गया सेम आंसर। तो आपकी मर्जी, किसी से भी करिए। चल, क्वेश्चन ये वाले में इंटीग्रेशन लगेगा, क्योंकि हमें आंसर पता है जब यूनिफॉर्म मास हो, इसका नहीं पता। तो हम यहां पे ये स्ट्रिप मान लें, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। तो ये अगर y है, ये लेंथ x है, तो इस रेक्टेंगल का आंसर इसके अबाउट dm x² होगा, और dm की वैल्यू y dx इंटू सिग्मा। लेकिन सिग्मा खुद वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, by इंटू एक्स, लीनियर वेरिएशन। a जाने पे b तो x जाने पे y, इंटू x² इंटू dx, लिमिट 0 से a। तो सिग्मा नॉट b x टू दी पावर 4 a³/5 आ गया। क्लियर। अब अगर इसी में रेडियस ऑफ जायरेशन पूछी होती तो इसी को हम m² से कंपेयर करते, लेकिन शायद समझ गए होंगे m निकालना पड़ेगा, m इंटीग्रेशन से निकलेगा, सिग्मा x y dx, m ऐसे निकलता, समझ गए ना, dA। तो x/a b/a x dx ये आता, और ये कितना बनता, सिग्मा नॉट b x² का x³ 3। तो रेडियस ऑफ जायरेशन आती ये, तो 3/5 का अंडर रूट। आया समझ में। और ये डायरेक्टली a/√2 से बड़ी आएगी, ये तो पता था। क्यों? क्योंकि अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी का होता तो इसका आंसर 1/2 ma² होता, रेडियस ऑफ जायरेशन a/√2 होती। लेकिन मास इधर ज्यादा है तो सेंटर और इधर खिसक जाएगा, मतलब जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एवरेज आएगा, तो रेडियस ऑफ जायरेशन बड़ी आएगी। क्लियर। पूछी नहीं थी, लेकिन बस मैं ये याद दिला रहा हूं, m² से कंपेयर करिए, और m टोटल मास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, काफी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है इस तरह का, जहां सीधे नेगेटिव मास लगाना है। हाँ, इसमें ध्यान दीजिएगा कि मास किसका दे रखा है, मैंने तो किसी का ही नहीं दिया, जनरली बचे हुए का मास दे रखा है, तो हम इनिशियली ध्यान ही नहीं रखेंगे किसका दे रखा है। इसका m, इसका 8m, तो इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r/2। ये आया समझ में, वॉल्यूम के रेशियो में मास ले लिया। इसका आता 2/5 8mr², इसका आता खुद के अबाउट 2/5 प्लस mr², 7/5 बनेगा, 7/5 mr²। कोई दिक्कत तो नहीं। तो टोटल आंसर आता वहां से 16/5 mr² माइनस 7/20 mr², 64 माइनस 7 57/20 mr², और स्मॉल m को कैपिटल M/7, क्योंकि 8m माइनस m यही कैपिटल M दे रखा है इसका मास। ठीक है। तो इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि फाइनली मास किसका दे रखा है, कंप्लीट सॉलिड का है या फिर
बचे हुए पार्ट का है वो लैंग्वेज में देख लेना। अप्रोच हम हमेशा इससे करेंगे, दिया कुछ भी हो शुरुआत इससे करेंगे। चौथे क्वेश्चन में इंटीग्रेशन भी लगेगा अगर आपको रिजल्ट याद नहीं है तो पहले हम ये प्रिटेंड करते हैं कि हमें कुछ नहीं पता है, इसमें रिजल्ट नहीं पता है, और मैं ये डिस्टेंस भी, ये बी, ये ए, ये ले रहा हूं, ले रहा हूं ऐसा। तो यहां से जब हम करते तो यहां से एक रिंग बनती, ये जो बनता वो रिंग बनता, और रिंग का खुद के अबाउट हम निकालते तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगता इस डीएम रिंग में और इसमें, क्योंकि हम इसको रॉड नहीं मान सकते। इस बार आंसर बी पे भी डिपेंड करेगा, ए पे भी डिपेंड करेगा। जनरली मिसकंसेप्शन इसमें क्या होता है, ऐसा लगता है कि अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि उस डायमेंशन से फर्क नहीं पड़ता जो इसके पैरेलल है, तो ऐसा लगता है कि रेडियस आर पे इंडिपेंडेंट आना चाहिए आंसर। बिल्कुल सही है कि ये वाली रेडियस इसके पैरेलल है, लेकिन ये वाली रेडियस तो पैरेलल नहीं है ना। ये ज्योमेट्री तो दो चीजों से मिलकर बनी है ना। क्या हो रहा था 2D में, क्या हो रहा था कि 2D में इसकी ये इकलौती ज्योमेट्री थी, अंदर तो ज्योमेट्री थी ही नहीं ना, तो ये इकलौती ज्योमेट्री जो इसके पैरेलल है, ये इसके परपेंडिकुलर है, तीसरी थी ही नहीं। पक्का समझ में आया? ऐसे ही जब हम स्फीयर का निकाल रहे हैं तो दो आर कौन से हैं, एक आर इधर वाला, एक आर इधर वाला, ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैं यहां कह रहा हूं कि ये जनरली कंफ्यूजन हो जाता है इससे कंपेयर करके कि इसका आंसर सिर्फ 1/2 ma² आया था, बी तो आया ही नहीं था, तो इसका आंसर भी रॉड मान के 1/12 ml² लिख दो, आर का तो मीनिंग ही नहीं है। समझ गए क्यों गड़बड़ है? वो 2D था, ये 3D है, ये वाली डायमेंशन असर डालेगी, इसीलिए हम इसमें डायरेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए हमने क्या किया, और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा नहीं सकते, इस पे नहीं लगा सकते, जो पतली रिंग बनाएंगे उस पे तो लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर पैरेलल सब कुछ। तो हमने एक एक्स पे एक रिंग मानी बिल्कुल पतली सी, उस रिंग का तो ये डायमीटर हो जाएगा, रिंग का तो आंसर हम खुद के अबाउट निकाल सकते हैं, तो इसका 1/2 dmx², और इसमें r², सॉरी, और इसमें ये x और जोड़ दें। पक्का समझ में आया? तो अगर मैंने ये रेडियस r ली होती, ये लेंथ l ली होती, तो यहां से जो मैंने x पे रिंग मानी उसका आंसर खुद के अबाउट 1/2 और dmx² और जोड़ा, कैपिटल R कांस्टेंट। तो अब हम इंटीग्रेट कर दें तो dmr² प्लस dmx², और dm की वैल्यू सीधे दिख रहा है m/l dx, लेंथ के साथ लीनियर वेरिएशन है। और आप ऐसे नहीं लिखना चाह रहे हो तो आप ऐसे लिखते थे 2πrl 2πx dx, वही बनता r dx। यह है, समझो क्या किया, पूरा मास कर्व्ड सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, टोटल सरफेस एरिया, और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr dx आ गया वही। तो ये बना हाफ m/l r² dx प्लस dm की वैल्यू m/l dx x² इंटीग्रेशन, और dx का l हो गया तो हाफ mr² अलग हो गया, 1/3 ml² अलग हो गया, और ये आंसर ऐसे आया इसके अबाउट, ये सॉरी -l/2 से l/2 लिमिट है तो 1/12 बनेगा। यह है समझ में? जैसे मैंने लिया है, सेंटर से x लिया है तो -l/2 से l/2 जाएगा, तो ये तो l ही बनेगा, -l/2 से l/2, लेकिन ये 1/12 बन जाएगा, तो ये बनेगा। और ये ठीक वही आंसर है जैसे मैंने डिस्कशन में बताया था कि एक बार आप इसको पतला मान लो तो एक रॉड बन गई, तो रॉड का आंसर ये है। एक बार ऐसे में पतला मान लो तो सिर्फ रिंग बन गई, और रिंग का आंसर ये सिर्फ सिलेंडर के लिए जुगाड़ है। एक बार आप ऐसे चपटा कर दो, एक बार ऐसे चपटा कर दो, तो शायद अब आप आंसर इसका दे पाएंगे कि अगर सॉलिड सिलेंडर होता
सॉलिड, तो इसका आंसर क्या आता? 1/4 mr² प्लस 1/3। आ गया समझ में? एक बार हमने रॉड मानी तो उसका आंसर ये आ गया, एक बार डिस्क मानी उसका आंसर ये आ गया। इसमें बस वो रिंग थी। तो उम्मीद है याद आ गया होगा। तो अब हम इसमें लगा देते हैं हमारे इसी लॉजिक को। तो एक बार रॉड माना तो 1/12 m 2a का होल स्क्वायर, एक बार डिस्क मानी तो रिंग मानी ma², और इसको mk² से कंपेयर कर दें तो 1/3 1/2 5/6 √a। इतना बड़ा 1/3 प्लस 1/2 सही है ना, 5/6। एक इतने क्लोज आ गया। 1/12 m 2a का होल स्क्वायर सही है, और इसका 1/2 ma² रिंग का, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो आ गया समझ में? हाँ, मेरा डाउट बड़ा लाजमी था कि मैं जो डाउट ये सोच रहा था कि इतने दूर कैसे आ गया, काफी एक क्लोज है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके आसपास कैसे आ गया? दरअसल इसके पास सिर्फ ये डायमेंशन नहीं है, इस डायमेंशन में भी तो बदल रहा है, तो इफेक्टिव डिस्टेंस ज्यादा हो गया। मतलब मैं ये कह रहा था कि ये √5/6 काफी क्लोज है ना एक एक, जबकि आप सिंगल रॉड का आंसर निकालते, रॉड का, तो इसका आंसर आता 1/12 m 2a का होल स्क्वायर mk², तो k की वैल्यू a/√3 आती, और यहां पे ये काफी बड़ा निकल गया। तो ये मुझे डाउट हो रहा था कि इसका रेडियस ऑफ जायरेशन a के काफी क्लोज पहुंच गया, जबकि ये लेंथ सिर्फ a है, क्योंकि मैं सिर्फ एक डायमेंशन देख रहा हूं, जबकि इस डायमेंशन में भी तो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उस वजह से एक्सिस से डिस्टेंस इसमें भी बदल रहा है और इसमें भी बढ़ रहा है। एनीवे मतलब कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो इग्नोर मार दो। हाँ, सबके लिए लगा सकते हैं। क्या स्फीयर नहीं, सिर्फ सिलेंडर तो लगाया ना। ये कोई सॉलिड के लिए कौन सा, इसके पहले लिखा था ना सॉलिड के लिए, सिलेंडर के लिए ट्रू है सॉलिड या हॉलो। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते। देखो, अगर कोन के लिए पूछा जाए, कोन के लिए, तो मान लो आप इसको चपटा भी कर दोगे तो भी रॉड बनेगी, वो नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी की बनेगी। तो उसका आंसर भी तो नहीं पता हमें कि मान लो चपटा करना सही भी होता, तो हमने ऐसे चपटा कर दिया और ऐसे चपटा किया। ऐसे चपटा किया तो डिस्क बीच में मोटी होगी, साइड में पतली होगी, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्क होगी। ऐसे में नॉन यूनिफॉर्म रॉड होगी। दोनों का ही आंसर नहीं पता, तो चेन्नई वैसे भी ऐसे भी है, मतलब या तो सॉल्व करो या तुक्का मारो। तो इंटीग्रेशन से होगा ये इंटीग्रेशन से होगा ऐसे करके, समझ गया ना? इस बार रेडियस वेरिएबल है। अब देखो, रोटेशन की जो शीट मिली है, एक शीट मिली है आपको, हाँ, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ढूंढ ढूंढ के कर लेना पूरे। अल्टरनेट क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होगा। हाँ, क्योंकि एक मिनट, एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से निकाल लोगे तो आगे का रोटेशन बहुत आसान में होगा। तो रोटेशन की आगे की क्लास में कर लूंगा, समझ गया ना? लेकिन अभी छोड़ नहीं रहे हूं, अभी दूसरा टॉपिक आएगा। चलो शांत हो जाओ। हाँ, पहली शीट का बचा हुआ एक पार्ट था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिनको नहीं भी आता हो तो एक बार पढ़ लेना कम से कम, तो अगली क्लास समझ में आ जाएगी। तो अगले में हम रोटेशन में इक्वेशन वाले उनमें जुगाड़ उगाड़ से सॉल्व करेंगे कि मेंस में आंसर निकल आएंगे अपने। ठीक है, इतना करेंगे कि अपने आंसर सब निकल आएंगे मेंस में। ठीक है, तो कल आपको शीट करके आनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वेव ऑप्टिक्स जो मैं दूंगा वो। चलो, वेव ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में अंतर समझना।
ठीक है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता कितना अच्छे से ये आता है, आपको बस इतना समझना है ये हमारी एक वेव है, ये लेंथ लैम्डा के बराबर है, इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई, इज इक्विवेलेंट टू टाइम पीरियड t। पहली चीज ये समझिए कि ये अगर x के साथ ग्राफ बना है तो ये लेंथ वेवलेंथ है, ये समझ में आया, क्योंकि अगर x के साथ ग्राफ है, लेकिन अगर यही ग्राफ t के साथ होता तो यही टाइम पीरियड के बराबर होता, कब रिपीट हो गया, और यही थीटा के साथ होता तो यही चीज 2 पाई के बराबर होती, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये तीनों चीजें आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। तो दरअसल ऐसा समझिए, ज्यों ही वेव आगे जा रही है, मैं कैसे समझता हूं, आगे जा रही है तो जितनी देर में लैम्डा कवर अप करती है वही टाइम पीरियड t है, और उतनी ही देर में इसका फेजर 2 पाई घूम जाता है, इसका एंगल जो होता है वो एंगल 2 पाई घूम जाता है, समझ गए। तो अगर मैं इस पॉइंट पे इसका फेजर बना रहा हूं, मान लीजिए अभी फेजर ये है, इस तरफ है, वेव आगे जाती जाएगी, ये फेजर घूमता जाएगा, ज्यों ही इसका नंबर आएगा ये फेजर घूम के 180 घूम चुका होगा, और जब इसका नंबर आएगा 180 फिर घूम चुका होगा, क्लियर। तो पहले ये समझने की कोशिश करिए कि वेव की इस सेगमेंट लेंथ, ये लेंथ लैम्डा है, मतलब ये पाथ है, ये फेज है, ये टाइम है, और ये आपस में कैसे लिंक्ड हैं। तो अगर मैं डेल्टा x, ये पाथ है, डेल्टा फेज, ये फेज है फाई, डेल्टा t टाइम है, तो डेल्टा t में कितने का चेंज आएगा, तो डेल्टा t बाय टी, डेल्टा फाई बाय 2 पाई, डेल्टा x बाय लैम्डा। यहां तक कोई दिक्कत, x में लैम्डा का चेंज इज सेम एज फेज में 2 पाई का चेंज, इज सेम एज टाइम में t का चेंज। तो एक कोई दिया है तो बाकी निकाल लोगे, ये सबसे क्रूशियल पार्ट है वेव ऑप्टिक्स का, ठीक है। और बस ये फेज एक दिमाग में इमेजिन करिएगा, अगर एसी पढ़ रखा है तो ये इमेजिन होगा कि जो एसी में हम फेजर बनाते थे उसमें फेज का एंगल कितना है वो है, आगे आप समझ में है। चलो ये पहला पॉइंट था। तो ये सिंगल वेव है, फेजर का कोई मीनिंग नहीं जब अकेली वेव की बात कर रहे हैं। तो फेजर का मतलब तभी है जब दो वेव्स कंबाइन होंगी, ठीक है। जैसे अकेले एक सिंगल वेक्टर की डायरेक्शन का कोई खास सेंस नहीं है, जब दो वेक्टर आएंगे तब हमें डायरेक्शन से मतलब रहेगा कि अब हम ऐड करेंगे तो क्या अंतर आएगा। ठीक वही इसमें है। तो हम उसमें कैसे समझते हैं कि अगर एक सिग्नल यहां से आ रहा है, एक सिग्नल हमारा यहां से आ रहा है, दोनों सेम रेट से जा रहे हैं, तो यहां समझिए कि जब इसका ये आया तो जब इसकी पोजीशन का ये यहां पहुंचेगी, इसका ये यहां पहुंचेगा, जब इसका मिनिमा पहुंचेगा इसका मिनिमा पहुंचेगा, और जब इसका मैक्सिमा पहुंचेगा इसका मैक्सिमा पहुंचेगा। तो इन्हें हम कह रहे हैं दोनों फेज में, मतलब मैक्सिमा एक साथ मिनिमा एक साथ, ये फेज में है। और फेज में रहने की कंडीशन क्या है कि ये जो L1 है, ये जो L2 है, L1 और L2 का डिफरेंस n लैम्डा हो। सोचिए फेज में है मतलब आप उल्टा सोचो, यहां से ग्राफ चालू हो रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या मान रहा हूं, इनिशियली एक जैसे चालू किए थे, एक जैसा स्टार्ट किया था, तो या तो दोनों बराबर डिस्टेंस कवर अप कर ले,
या दोनों के डिस्टेंस में डिफरेंस लैम्डा हो जाए, या 2 लैम्डा हो जाए, या 3 लैम्डा हो जाए। ये ठीक बड़ा आसान है सोचना। दो लोग पेंडुलम घुमा रहे हैं, एक पेंडुलम ये है, दोनों की लेंथ सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि दोनों का मीन पोजीशन एक साथ आना चाहिए, एक्सट्रीम एक साथ आना चाहिए। तो दो पेंडुलम एक साथ ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो क्या जरूरी है कि दोनों पेंडुलम हमने एक साथ चालू किए होंगे? या तो वो एक साथ चालू होंगे, या उनमें टाइम में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? टी का मल्टीपल होगा। और अगर टाइम में टी का मल्टीपल का अंतर है, तो वेव के केस में डिस्टेंस में लैम्डा के मल्टीपल का अंतर है। आ गया समझ में? और फेज में 2 पाई का अंतर है, और 2 पाई का अंतर होना मतलब कोई अंतर होना नहीं है। ये समझ में आया? एक ऐसा है और दूसरा 2 पाई घूम गया, मतलब सेम हो गए। तो ये समझने की कोशिश करिए कि अगर दो वेव इंटरफियर कर रही हैं, ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं? बिल्कुल आइडेंटिकल स्टार्ट हुई थी। मींस आइडेंटिकल स्टार्ट होने का मतलब क्या है? यहां से एक साउंड है, ये साउंड जो सिग्नल भेज रहा है, मैंने क्या किया? यहां पे 2 होल कर दिए, ये परफेक्टली एब्जॉर्बर है, तो सिर्फ यहीं से साउंड निकलेगा बाहर। तो एक साउंड यहां से बाहर निकल रहा है, एक यहां से बाहर निकल रहा है। और अगर ये सिमेट्रिकली रखा है तो वो दोनों सोर्स आइडेंटिकल हो गए। मतलब जब इसने मैक्सिमा लिया तभी इसने मैक्सिमा लिया, जब इसने मिनिमा तभी इसने मिनिमा, क्योंकि एक से सिग्नल गए हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। हमने एक वेव फ्रंट को या एक वेव को 2 वेव में तोड़ दिया, 2 आइडेंटिकल सोर्स जनरेट कर लिए। अब अगर हम ये 2 सोर्स एक साथ रिसीव करते हैं, हम अपना कान ले गए और कान हमने यहां रख दिया, तो अब एक सिग्नल यहां से आया, एक सिग्नल यहां से आया, और दोनों साइनसोइडल सिग्नल है। तो हो सकता है ये सिग्नल ऐसा आए, ऐसा, और ये सिग्नल कुछ ऐसा 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 कुछ आए। अब मुझे देखना है कि मुझे आवाज कितनी आएगी, तो डिपेंड करेगा कि ये और ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं या डिस्ट्रक्टिव। तो हम क्या देखेंगे? ये x1 देखेंगे, ये x2 देखेंगे, और इन x2 और x1 में डिफरेंस ये आएगा। और अगर ये लैम्डा का मल्टीपल हो गया, मतलब मेरी दोनों वेव मुझे ऐसी मिली है, तो रिजल्टेंट मिला है 2a और इंटेंसिटी मिली है 4i, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। लेकिन अगर दूसरी वेव ऐसी होती तो कट पिट जाते, तो 0 आता। और कॉमन सेंस ये कहता है कि ये जो पाथ डिफरेंस है अलग अलग जगह अलग अलग होगा। कहीं ना कहीं ये मैच भी कर सकते हैं, कहीं गैप कुछ ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है। तो अब हम अगले कॉमन सेंस पे जाते हैं। फिलहाल इतना समझिए, ये कंस्ट्रक्टिव है, और ऑड पाई अगर ऑड लैम्डा बाय 2 होता, ये ऑड लैम्डा बाय 2 समझ में आया? क्योंकि लैम्डा अगर 2 पाई है तो लैम्डा बाय 2 पाई है, और ऑड लैम्डा बाय 2 ऑड पाई है। और ऑड पाई होना मतलब एक फेजर इधर और एक उल्टा है, पाई मतलब एंटी पैरेलल। हाँ, अभी कोहेरेंट ओहेरेंट कुछ नाम नहीं ले रहे हैं, अभी तो सिर्फ एक छोटी सी चीज समझ रहे हैं कि हमने 2 आइडेंटिकल सिग्नल भेजे, दोनों की वेवलेंथ एक सी है, सब कुछ एक सा है, बस अंतर क्या आ रहा है कि हम अलग अलग टाइम पर रिसीव कर रहे हैं। तो आप इसी को चाहें तो ऐसे भी सोच सकते थे कि यहां से जाने में t1 टाइम लगा, यहां से जाने में t2 टाइम लगा, तो एक टाइम का डिफरेंस आ गया इसमें t2 माइनस t1। तो आप इसी से पाथ में डिफरेंस निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो या तो आप ये सोच सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है अगर t का मल्टीपल हो गया तो काम हो जाएगा। अब जरा t1 t2 देखो, ये x2 बाय c है, ये x1 बाय c है, और इसी को x2 माइनस x1 इज इक्वल टू एन सी टी, और सी टी कुछ और नहीं लैम्डा है। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि या तो इनमें टाइम इंटरवल t का मल्टीपल हो, या जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो लैम्डा का मल्टीपल हो, या टाइम का डिफरेंस कैपिटल T का मल्टीपल हो, एक ही चीज है। तो अब बस ये समझने की कोशिश करिएगा अगला
कि हम यहां से जो दो सिग्नल आ रहे हैं यहां रिसीव कर रहे हैं, तो अगर एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर रिसीव करते तो पाथ डिफरेंस 0 होता, क्योंकि जो लेंथ ये आती वही लेंथ ये आती। लेकिन थोड़ा ऊपर जाएंगे तो इसकी लेंथ ज्यादा, इसकी लेंथ कम आएगी, तो इन दोनों लेंथ में एक डिफरेंस आएगा, ठीक है। और गए तो वो डिफरेंस और ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। ऊपर जाते जाएंगे डिफरेंस बढ़ता जाएगा, नीचे जाते जाएंगे डिफरेंस बढ़ता जाएगा मैग्नीट्यूड में। मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस कितना हो सकता है? वो इसके बराबर। ये समझिएगा कि हम ये कहीं भी ले जाए, जैसे हम इंफिनिटी पे ले जाते तो इस लाइन और इस लाइन का डिफरेंस रफली यही बचता। या तो आप मैथ से सोचो, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू थर्ड साइड। तो इसका और इसका डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, और इक्वालिटी कब होल्ड करेगी? इंफिनिटी पे। तो अगर यहां पे मैंने 6 लैम्डा का गैप रखा होता तो 0 के बगल में कभी ना कभी लैम्डा आता, कभी ना कभी 2 लैम्डा आता, इंफिनिटी पे जाके 6 लैम्डा आता, और यहां पे भी डेल्टा माइनस लैम्डा, -2 लैम्डा, -5 लैम्डा, या मॉड लिखें तो लैम्डा 2 लैम्डा, ऐसे, ठीक है। तो जब जब यहां लैम्डा आया वो कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव है, तो गारंटीड बीच में एक डिस्ट्रक्टिव है जब लैम्डा बाय 2 रहा होगा। तो यही हमारा पैटर्न है कि 0 पे मैक्सिमा, फिर ये लैम्डा पे मैक्सिमा, माइनस लैम्डा पे मैक्सिमा, 2 लैम्डा पे मैक्सिमा, एटसेट्रा, और ये लैम्डा बाय 2, माइनस लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, एटसेट्रा, ठीक। तो ये दरअसल हमारा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें 3 चीजें हमें निकालना सीखनी है। तो पहला, नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, कितने मिलेंगे। दूसरा, लोकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, और थर्ड, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 चीजें समझेंगे, कितने मैक्सिमा मिनिमा आएंगे, उनकी लोकेशन क्या होगी, और इंटेंसिटी में चेंज कैसा होगा। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा तो कॉमन सेंस से मिल जाएंगे। तो कॉमन सेंस से कैसे? वो ऐसे समझो, एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है, हमारा कान इधर से चालू हो रहा है, ऊपर तक जा रहा है, ठीक है। और ये गैप होता, मान लेते हैं 12.5 लैम्डा। अब सोचिए कि अगर हम यहीं रिसीव करते तो पाथ डिफरेंस कितना होता, क्योंकि एक सिग्नल यहां से आ जाता, एक सिग्नल यहां से आता, तो दोनों में डिस्टेंस में अंतर 12.5 लैम्डा है। तो यहां डेल्टा 12.5 लैम्डा है, और ऊपर इससे कम या इससे ज्यादा? कम और कम। तो सीधे अब आएगा, कभी ना कभी 12 लैम्डा आएगा, कभी ना कभी लैम्डा आएगा, 11 लैम्डा होते होते तो कहां तक? 0 लैम्डा तक। 0 लैम्डा असली में आएगा या नहीं? नहीं आएगा। इसका मतलब यहां लैम्डा से 12 लैम्डा तक की वैल्यू मिली, और लैम्डा बाय 2 0.5 लैम्डा से 12.5 लैम्डा मिले। 12.5 लैम्डा तो असली में मिलेगा। तो ये मिनिमा कितने हो गए? 13। पक्का समझ गए? मैक्सिमा कितने हो गए? 12। लेकिन अगर ये कान नीचे भी जा सकता तो 12 मैक्सिमा इधर मिलते और 12 मिनिमा और मिलते, 13वां ये। समझ गए? तो 12 मैक्सिमा नीचे, 12 मैक्सिमा ऊपर, 12 मिनिमा नीचे, 12 मिनिमा ऊपर, और बीच में एक और मिनिमा है। तो टोटल 25 मिनिमा, 24 मैक्सिमा। तो ये पाथ की रेंज आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा कितने आएंगे। कोई दिक्कत तो नहीं? तो पहले पार्ट के 3 क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। ये सोर्स S1, ये सोर्स S2, 5 लैम्डा, नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा बताना है। दूसरे में S1, S2,
कई बार ये आंसर इनडायरेक्टली होता है, जैसे मान लीजिए ऐसा होगा कि 0.2 मिलीमीटर और वेवलेंथ जो है वो लैम्डा दे रखा होगा, मान लीजिए 5000 एंगस्ट्रॉम। नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा बताने हैं आपको। हाँ, इसमें क्वेश्चन में ये बस बताना पड़ेगा मुझे कि स्क्रीन कौन सी है। तो यहां हम यहां रिसीव कर रहे हैं, यहां पे इस स्क्रीन पे इनफाइनाइट, यहां पे इस स्क्रीन पे। यहां मैंने ऑलरेडी वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ के टर्म में। यहां मैंने क्या किया, डिस्टेंस दिया लेकिन वेवलेंथ अलग से दे रखी, तो इसको लैम्डा के टर्म में लिख लोगे। इसमें बस उल्टा कर दिया, फ्रीक्वेंसी दे रखी, स्पीड दे रखी, लैम्डा निकाल लो। यहां हम ऐसे मूव कर रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। निकालो तीनों में आंसर। चलो पहले क्वेश्चन में 5 लैम्डा का गैप है इनके बीच में, तो अगर हम यहां पाथ देखें तो 5 लैम्डा का है, क्योंकि यहां से और यहां से जाने में जो गैप आएगा वो 5 लैम्डा। इधर भी 5 लैम्डा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे 0 लैम्डा, 0 लैम्डा। तो कहीं लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, 4 इधर, 16 और 4 ये 20 मैक्सिमा। मिनिमा 1 2 3 4 5 और 5 4 जगह है तो 20 ही मिनिमा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरे में हमें ये वेवलेंथ के टर्म में लिखना पड़ेगा कितना है, तो 0.2 मिलीमीटर इज इक्वल टू एन लैम्डा। क्या 400 लैम्डा, तो n की वैल्यू आ गई 400, तो इनके बीच में 400 लैम्डा है। तो यहां पाथ डिफरेंस 0 है, इन्फिनिटी पे 400 लैम्डा माइनस 400 लैम्डा, तो लैम्डा से 399 लैम्डा पूरे मिलेंगे, 400 वाला नहीं मिलेगा। लैम्डा से 399 लैम्डा पूरे मिलेंगे, तो मैक्सिमा कितने आ गए, 399 इंटू 2 प्लस 1, एक सेंटर वाला 799 मैक्सिमा। लेकिन मिनिमा देखें तो फिर 399.5 वाला मौजूद होगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे ये है, ये थोड़ी ना इन्फिनिटी पे, और यहां 0.5 वाला भी है। तो 400 ऊपर 400 नीचे, तो मिनिमा 800। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन में फिर से हमें निकालना पड़ेगा, तो लैम्डा एफ इक्वल टू सी, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/3। अब डिस्टेंस दिया है 0.2, तो एन लैम्डा के बराबर एन इंटू 1/3, तो एन की वैल्यू 0.6। तो दरअसल ये गैप सिर्फ 0.6 लैम्डा का है, तो यहां पे पाथ कितना होगा, 0.6 लैम्डा। इन्फिनिटी पे 0 लैम्डा, इन्फिनिटी पे 0 लैम्डा, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो मैक्सिमा तो एक भी नहीं मिला। हाँ, 0.5 वाले जरूर 2 मिल जाएंगे, तो 2 मिनिमा 0 मैक्सिमा, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस इन्फिनिटी पे 0 हो जाएगा। यहां 0.6 है, तो 0 से 0.6 के बीच में ही है, और 0 पे ओपन ब्रैकेट है। तो ये पहला पॉइंट आया। दूसरा आया इनका लोकेशन, और अच्छी बात है कि हमें इनकी लोकेशन में मेनली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही देखना है, एक ही स्पेशल केस पढ़ना है, ये वाला। तो ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस कैपिटल D है, यहां से लाइट आ रही है, और अब हमें इसकी लोकेशन देखनी है, तो हमें इसका पाथ डिफरेंस देखना है।
तो किसी भी y पे। तो बस इसमें एक ही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि ये एंगल अगर थीटा है तो यहां से जो आर्क डालते उसका भी एंगल थीटा है। ठीक है, और ये याद रखने का तरीका हालांकि है बिल्कुल आसान। देखो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। अब आप सोचिए कि इसको थीटा घुमाएंगे तो ये परपेंडिकुलर भी थीटा घूम जाएगा। यहां दो चौक लेके सोचो, अब अगर आप इसको थीटा घुमाएंगे तो ये थीटा घूमेगा तो ये भी तो थीटा घूमेगा, इसीलिए ये थीटा और ये थीटा सेम है। ये मैंने इस पे आर्क डाल दी और ये आर्क डाली तो ये इस पे परपेंडिकुलर है, और ये लेंथ और ये लेंथ तो आपस में बराबर है, तो पाथ डिफरेंस सिर्फ यही है। तो इस पाथ डिफरेंस को हम d साइन थीटा कहेंगे। तो ये पाथ डिफरेंस हमारा d साइन थीटा है। ठीक है, अब इस थीटा की वैल्यू कितनी, हमें आंसर y के टर्म में चाहिए, तो यहां टेन थीटा की वैल्यू y बाय कैपिटल D, तो साइन थीटा की वैल्यू y बाय डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां पाथ डिफरेंस जो आया वो d साइन थीटा है। अब प्रैक्टिकली फॉर विजिबल लाइट लैम्डा काफी छोटा होता है, इस वजह से थीटा भी स्मॉल आता है और साइन थीटा और टेन थीटा रफली आपस में बराबर निकलते हैं। इसीलिए जो पाथ डिफरेंस है जो एक्चुअली d साइन थीटा है ये अप्रोक्सीमेटली d टेन थीटा है, जो कि dy बाय d है। अब देखिए जब मैं मैक्सिमा की बात करूंगा तो dy बाय d इक्वल टू n लैम्डा, तो यहां y इज प्रोपोर्शनल टू n। लेकिन अगर यहां लिखता तो y n के प्रोपोर्शनल नहीं है, और y n के प्रोपोर्शनल होना मतलब फर्स्ट मैक्सिमा y पे है तो सेकंड मैक्सिमा 2y पे है, थर्ड मैक्सिमा 3y, फोर्थ मैक्सिमा 4y, मतलब इक्विडिस्टेंट मैक्सिमा है। लीनियर वेरिएशन ट्रू है। और अगर ये होता इसको n लैम्डा से कंपेयर करते तो ये वेरिएबल डिस्टेंस आता बिटवीन मैक्सिमा। तो यहां से y की वैल्यू n d लैम्डा बाय d, और हमने इसको नाम दे दिया था क्या, बीटा, एंड बीटा इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, जो कि कांस्टेंट निकलेगी कब, जब थीटा स्मॉल होगा। थीटा स्मॉल होगा मतलब थीटा d इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन लैम्डा। प्रैक्टिकली सोचिए ये डिस्टेंस मिलीमीटर के ऑर्डर का होता है और वेवलेंथ हम एंगस्ट्रॉन के ऑर्डर की डाल रहे हैं, तो यहां हजारों लैम्डा इसके अंदर बन गए होंगे। ठीक है, तो जनरली YDSE में कुछ ना लिखा हो तो हम इस केस की बात करते हैं। तो यहां फ्रिंज विथ y इक्वल टू n बीटा सीधे सीधे लीनियर वेरिएशन आएगा, और मिनिमा निकालते तो क्या आता, यहां ऑड लैम्डा बाय 2, तो y की वैल्यू ऑड n बीटा माइनस बीटा बाय 2। हाँ, तो इसमें अब याद करने वाली चीज देखें कि याद क्या रखना है आपको। तो फिगर लगभग यही, आपको दो ही चीजें लगभग याद रखनी है। एक तो ये अगर एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो यहां पाथ डिफरेंस d साइन थीटा होता है। एक तो ये चीज याद रखिए। और फॉर YDSE, स्टैंडर्ड YDSE, तो हम क्या लिखेंगे, d साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली d टेन थीटा dy बाय d। ठीक है, तो फ्रिंज विथ आ गई d लैम्डा बाय d। तो अब इसके बाद हम जो दूसरी चीज याद रखेंगे वो है इसका पैटर्न। तो यहां पे मैक्सिमम, यहां मैक्सिमम, और ये गैप बीटा है, और ये मिनिमम और मिनिमम के गैप का ये गैप भी बीटा है। तो पहला मैक्सिमा बीटा पे, दूसरा 2 बीटा पे, तीसरा 3 बीटा पे। पहला मिनिमा बीटा बाय 2 पे,
दूसरा 3 बीटा बाय डी। तो हम इस तरीके से लोकेशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा बता सकते हैं। इसमें जनरली क्या होता है, फ्रिंज विड्थ के साथ एक और टर्म यूज होता है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। और एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है कि इसको इस कैपिटल डी से डिवाइड कर दो, तो ये एंगल सबटेंडेड फ्रिंज विड्थ का कितना है यहां पे, तो कितना आएगा, डी लैम्डा बाय डी बाय कैपिटल डी, दिस इज जस्ट लैम्डा बाय डी। तो फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब देखो क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन की वैरायटी तो सीधे इनके कैलकुलेशन पूछे जाते हैं कि ये मैक्सिमा कहां होगा, कौन सा मैक्सिमा कहां होगा। कुछ नया नहीं बता रहा हूं, छापने की जरूरत है नहीं वैसे। क्वेश्चन देखिए कैसे आएंगे। तो फॉर्मूले हमने देखे, डी साइन थीटा और फ्रिंज विड्थ डी लैम्डा बाय डी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ बीटा बाय डी, ये फॉर्मूले। तो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जैसे वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉन फॉल्स ऑन पेयर ऑफ स्लिट्स, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, सेपरेटेड बाय 1.5 मिलीमीटर। फाइन। अब होता फ्रिंज विड्थ पूछी होती, एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछी होती। थर्ड, नंबर ऑफ मैक्सिमा या नंबर ऑफ फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर, या इसमें क्या पूछ सकते हैं, एंगुलर लोकेशन ऑफ 7th मिनिमा। तो पहला पॉइंट पूछा फ्रिंज विड्थ, तो मुझे एक और चीज देनी पड़ेगी, स्क्रीन एट डिस्टेंस 1 मीटर, ये स्क्रीन और देनी पड़ेगी। तो बीटा की वैल्यू आएगी डी लैम्डा बाय डी, डी की वैल्यू 1, लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम 10 पे -7, डी 1.5 इंटू 10 पे -3, 0.4 मिलीमीटर आया। 4 इंटू 10 पे -4 बना, बीटा आ गया 0.4 मिलीमीटर। एंगुलर फ्रिंज विड्थ मींस ये जो गैप है ये 0.4 का है, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ ये एंगल पूछा है, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ बीटा बाय डी, तो 0.4 mm 10 पे -3 बाय 1। नंबर ऑफ फ्रिंजेस पर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बाय 0.4 मिलीमीटर। आया समझ में? ठीक है, 25 आ गया, 25 आया। कोई दिक्कत तो नहीं? लोकेशन ऑफ 7th मिनिमा कितना आएगा, 7 बीटा माइनस बीटा बाय 2, तो 7th मैक्सिमा से बीटा बाय 2 नीचे, तो 7 बीटा माइनस बीटा बाय 2, तो 7 बीटा 2.8 माइनस 0.2, 2.6 मिलीमीटर ऊपर। इसी में अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछूं, पाथ डिफरेंस एट थीटा इक्वल टू 1/40 रेडियंस, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, यही है डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली डी थीटा लिख सकता हूं, और डी कितना है 1.4 मिलीमीटर इंटू 1/40। आ गया समझ में? 1.5 मिलीमीटर इंटू सीधे थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा पाथ डिफरेंस मीटर में आ गया। अगर हम पाथ डिफरेंस को लैम्डा के टर्म में निकालना चाहें तो हमें इस डी को देखना पड़ेगा कितने लैम्डा के बराबर है, 1.5 mm, तो 1.5 लैम्डा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, लैम्डा कितना था 6000, कितना बनेगा 2500। ये कुछ आया समझ में? लैम्डा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो डी की वैल्यू एन लैम्डा मिल गई, तो 2500 लैम्डा का डी की वैल्यू है, तो इसी को हम d इंटू 1/40, ये मैं बता रहा हूं क्यों कर रहे हैं,
2500 इंटू 1/40, 250/4 और 62.5 लैम्डा। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ये पाथ डिफरेंस मिल गया, मतलब इस एंगल तक 62 मैक्सिमा आ चुके हैं। क्या कैसे होगी वो मिलीमीटर में, वो इतना सा है, बहुत बड़ा आएगा ना आंसर तो। अरे ये 10 पे -3 भी है। हाँ ठीक है। हाँ ये मैंने क्यों निकाला कि अगर आपको पाथ डिफरेंस पता चल गया, पाथ डिफरेंस पता चल गया लैम्डा के टर्म में, तो आपको यह पता चल जाएगा, ये आपको क्या पता चल गया कि उस पॉइंट पे 62.5 लैम्डा है, सेंटर पे 0 लैम्डा है, मतलब यहां पे 62 मैक्सिमा पूरे आ चुके हैं। 1 लैम्डा से 62 लैम्डा सब कुछ आ चुका है। समझ गया ना? तो ये पाथ डिफरेंस इसीलिए काम का होता है। और एक और बात पता चल रही है, पाथ डिफरेंस 62 लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 है, और ये लैम्डा बाय 2 ये बता रहा है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो वो ये बता रहा है कि इस एंगल पे डार्क पॉइंट था। मतलब तीसरा पॉइंट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ ये चीज समझनी है कि हम किसी भी थीटा पे पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं, और वो सिंपली क्या है, ये फॉर्मूला। इसी में अगर मैं पूछ लेता पाथ डिफरेंस एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो क्या करते? अब आप d साइन थीटा को d थीटा नहीं लिखते, तो d कितना था 2500 लैम्डा, साइन थीटा 1/2 तो 1250 लैम्डा। मतलब इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है और 1250 मैक्सिमा आ चुके हैं। अब लास्ट डिस्कशन इसमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सिर्फ आपको यह समझना है कि एम्पलीट्यूड नेट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos डेल्टा फाई, या आप i के टर्म में फॉर्मूला लिख रखे हो i1 i2 2√i1 i2 cos डेल्टा फाई, और इस डेल्टा फाई की वैल्यू डेल्टा x बाय लैम्डा इंटू 2 पाई। ये हम कन्वर्ट करना भी देखे थे। तो पाथ डिफरेंस के टर्म में इसको हम ऐसे लिखेंगे, पाथ डिफरेंस निकालना हमें पता है d साइन थीटा से, तो हम किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी बता सकते हैं कितनी आएगी। ठीक है, तो इस पर से क्वेश्चन एक तो जो सबसे कॉमन है ये है कि एक i एंड 9i मिल रहे हैं और इनके बीच में एंगल 120 डिग्री है, नेट इंटेंसिटी पूछिए। तो नेट इंटेंसिटी क्या आएगी, i1 प्लस i2 प्लस 2√i1 i2 cos 5। क्लियर? तो 10i माइनस 9i 9 माइनस 6i 3i 7i, ये हमारी इंटेंसिटी आई। इसी में मैक्सिमम कितनी आती, जब फाई की वैल्यू 0 होती, तो i1 प्लस i1 प्लस i2 प्लस 2√i1 i2 16i आया। मिनिमम कितनी आती, ये टर्म माइनस हो जाता, i प्लस 9i माइनस 4i 4i। जनरली हालांकि हम इसको कैसे करते थे, a मान के, ये अगर a है तो ये कितना है 3a, तो मैक्सिमम 4a आएगा, इसका स्क्वायर 16a स्क्वायर तो 16i, मिनिमम 2a उसका स्क्वायर 4i स्क्वायर 4i, और ये 120 डिग्री में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक, और बस अब हमारे इसमें क्या हो गया कि वो एंगल निकालना हमें पता चल गया कि हम पाथ डिफरेंस से एंगल निकाल लेंगे, उससे हम इंटेंसिटी निकाल देंगे। तो मैं पिछला ही क्वेश्चन ले रहा हूं, पिछला ही क्वेश्चन जिसमें ये 1.5 मिलीमीटर था, ये 1 मीटर था, और हमसे ये पूछा होता 1 मिलीमीटर पे या 1.1 मिलीमीटर पे इंटेंसिटी कितनी होगी।
तो हमें ये निकालना पड़ेगा इस पे फेज कितना आएगा। तो यहां अगर थीटा देखें तो कितना है, डेल्टा तो डी साइन थीटा होता है। अब थीटा तो बहुत छोटा है, तो इसी को डी थीटा लिख लें, और थीटा 1.1/1 इंटू 10⁻³ और डी 2500 लैम्डा था इंटू 1.1 इंटू 10⁻³ तो 0.25 लैम्डा इंटू 11। क्या कोई दिक्कत है? तो 11 लैम्डा बाय 4 लिखा है। इसी को क्या लिख सकते हैं 11 लैम्डा बाय 4 को? 2 लैम्डा प्लस लिख लें। कोई दिक्कत है? तो ये पाई बना, ये π/2 बना, 3π/2 का डिफरेंस है, ये तो 4π बन गया। 3π/2 मतलब -π/2 एक ही बात है। तो अब अगर हमें इंटेंसिटी निकालनी होती तो I1 प्लस I2 प्लस 2√I1I2 cos 3π/2, और 3π/2 तो वो 0 ही बनेगा। तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी? I1 प्लस I2। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जहां हम इसके साथ पाथ डिफरेंस निकाल पा रहे हैं, पाथ डिफरेंस पता था तो फेज निकाल पा रहे हैं, और फेज पता था तो इंटेंसिटी निकाल पा रहे हैं। ठीक है। तो लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस दे रहा हूं कुछ, एक बार ट्राई कर लो।